अभी तो मौका है दोस्त, समय के साथ खुद को बदल लो, वरना जिस दिन समय खुद पे आ गया ना तुम्हें बदलने के लिए, उस दिन कहीं का नहीं रह पाओगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकी और आप देख रहे हैं डिस्टिम। दोस्तों, हमने अपने चैनल पे कई सारी फेलियर स्टोरी के बारे में बात करी हुई है, जैसे निर्मा कैसे डूब गया, वीडियोकॉन कैसे बर्बाद हो गया, ईबे इंडिया के अंदर कैसे फेल हो गया, टाटा नैनो कैसे फेल हो गया, और भी कई सारी फेलियर स्टोरी पे बात करी हुई है। पर आज हम बात करने वाले करीब 3 दशकों तक पूरे भारतीयों के दिलों पे राज करने वाली बाइक राजदूत के बारे में। अगर आपने बाइक कभी चलाई हो या आपको बाइक में इंटरेस्टेड हो, तो आपने राजदूत बाइक के बारे में जरूर ही सुना होगा, जो कि न सिर्फ अपनी मजबूती के लिए बल्कि अपनी अनबीटेबल परफॉर्मेंस के लिए भी जानी जाती है। पर आज ये बाइक इतिहास बन के रह गया है। तो आज हम इसी राजदूत कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे जब ये भारत के सारे दिलों में राज करती थी, तो अचानक ऐसा क्या हो गया जो ये डूब गई। और सबसे जरूरी चीज कि हम इस फेलियर केस स्टडी से अपने बिजनेस के लिए क्या सीख सकते हैं। तो आपको काफी सारे इंसाइटफुल लेसन मिलेंगे इस वीडियो के अंदर। तो इसलिए वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अपने भारत के अंदर राजदूत बाइक की कहानी शुरू होती है साल 1962 में। असल में राजदूत कोई कंपनी है ही नहीं, ये एक ब्रांड है जिसे एक कॉन्ग्लोमरेट कंपनी स्कॉट्स ग्रुप नामक कंपनी ने बनाया था। इस कंपनी ने ही भारतीय बाजार के अंदर राजदूत को एज ए पॉलिश मोटरसाइकिल लॉन्च किया था। सबसे पहला जो मॉडल था वो था SHLM11, जो कि 175 सीसी की बाइक थी। अब इस बात में कोई दो राय नहीं है कि भैया राजदूत का जो बाइक था वो काफी मजबूत और काफी शानदार था। लेकिन अगर आपको जरा सा भी शंका है तो जाके अपने बड़े बुजुर्गों से पूछ लेना, वो आपको और भी डिटेल में बता देंगे, या फिर उनसे पूछ लेना जो कि आज भी इस बाइक को काफी शान से चलाते हैं। लेकिन ये हमेशा से ऐसा नहीं था राजदूत के साथ कि भैया ये मार्केट में आया और आते ही तहलका मचा दिया। शुरुआत में इसको काफी ज्यादा संघर्ष भी करना पड़ा, क्योंकि उस समय तक पूरे भारतीय बाजार के अंदर सिर्फ बुलेट का ही कब्जा था, कोई उनको पूछता तक नहीं था। लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर आप सेल्फलेस होकर के किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड करते हो तो उसका रिजल्ट आपको देर से ही सही लेकिन लाजवाब मिलता है। और यही सेम चीज हुई थी राजदूत के साथ भी। सिर्फ एक मूवी के हिट होने से मानो राजदूत की किस्मत ही खुल गई। साल 1973 में ऋषि कपूर की मूवी आई थी बॉबी नाम से। उस मूवी के अंदर ऋषि कपूर ने इस बाइक को उस अंदाज में चला के दिखाया, सारे फैंस को पूरा मोह लिया। और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे इतनी ब्लॉकबस्टर हिट हुई कि उस समय के हिसाब से 1970 के टाइम ये दूसरी सबसे ज्यादा मूवी थी कमाई करने वाली। और ये मूवी तो उठी उठी, साथ साथ इन्होंने राजदूत की किस्मत को भी उठा ली। सबकी मानो चाहत सी हो गई थी इस बाइक को लेने की, युवाओं के दिलों में तो काफी ज्यादा राज करने लग गई। सबका कहना यही था कि मुझे भी ऋषि कपूर के अंदाज में इस तरह से इस बाइक को चलाना है। अब राजदूत बाइक मार्केट में मौजूदा सारे बाइक से कंपेयर में काफी मजबूत भी थी, स्टाइलिश भी थी और पावरफुल भी थी। तो मार्केट में पैर पसारने इसको जरा भी देर नहीं लगी। और अपने कॉम्पिटिटर्स के बीच इन्होंने दहशत फैलाना तब ज्यादा शुरू कर दिया जब इनकी ब्रांडिंग होने लग गई एक्टर्स के द्वारा। इन्होंने कई सारे ब्रांड इंडोर्समेंट करवाए, जैसे कि ऋषि कपूर से, गोविंदा से, और तो और धर्मेंद्र डेवोल इनके ब्रांड एम्बेसडर भी थे, जो खुद एक हैप्पी कैरेक्टर के किरदार निभाने वाले एक्टर रहे हैं। उस समय राजदूत का जो टैगलाइन रखा गया था वो भी इसी के तौर पर रखा गया था, जानदार सवारी एक शानदार सवारी। पर भाई स्कॉट्स कंपनी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि ऋषि कपूर की इस मूवी के साथ साथ राजदूत बाइक की भी लोकप्रियता धीरे धीरे कम हो जाएगी। और यही हुआ भी साल 1980 में, जब विदेशी मोटरसाइकिल कंपनियों के लिए भारत के दरवाजे खुले तो कई सारी विदेशी कंपनी ने एंट्री मारी। हीरो साइकिल कंपनी ने जापानी मोटरसाइकिल कंपनी होंडा के साथ पार्टनरशिप किया और भारतीय बाजार में हीरो होंडा नामक बाइक निकालने लग गए। उसी समय टीवीएस मोटर्स ने भी एक जापानीज कंपनी सुजुकी के साथ पार्टनरशिप किया और उसकी भी बाइक इंडिया के अंदर फैलती चली गई। और आप सभी को पता है कि भैया जापान जो है इंडिया से टेक्नोलॉजी के मामले में आज भी कितना आगे है, तो उस समय कितना ही आगे होगा, चाहे वो इजी टू यूज का कोई प्रोडक्ट हो, या फिर टेक्नोलॉजी के मामले में हो, या फिर किसी भी स्टाइलिश प्रोडक्ट के मामले में हो, या फिर किसी भी स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोडक्ट के मामले में क्यों ना हो। और तो और इतने सारे फीचर्स के साथ साथ ये जापानीज कंपनी की जो भी बाइक्स थे वो काफी ज्यादा अफोर्डेबल भी थे, जो कि भारतीय कंपनी भारत में रह के नहीं बना पा रही थी, वो जापानीज कंपनी भारत में आके बना ले रहे थे। और यहीं पे राजदूत कंपनी मार खा गई, उन जापानीज कंपनी से टक्कर नहीं ले पा रही थी, जिसके कारण इसका सेल्स इतना लगातार घटने लग गया कि एक समय ऐसा आ गया कि इनको अपना प्रोडक्शन तक बंद करना पड़ गया। और 1980 आते आते तक तो इस राजदूत बाइक को एक ओल्ड फैशन बाइक के रूप में शुमार कर दिया गया। लेकिन भैया राजदूत की कहानी यही खत्म नहीं होती है। साल 1980 के बाद स्कॉट्स ग्रुप जो नामक कंपनी थी, उन्होंने भी एक जापानीज कंपनी से पार्टनरशिप किया जिसका नाम था यामाहा। इनका मोटिव भी क्लियर था कि हमें भैया राजदूत को और भी परफॉर्मेंस में बेटर करना है, साथ ही किफायती रेट में लॉन्च करना है, ताकि हम सारे कस्टमर्स को फिर से एंगेज कर सकें। और फिर साल 1983 में लॉन्च किया गया राजदूत 350, जो कि जापान के यामाहा RD350B की लाइसेंस कॉपी थी। अब ये बाइक जापान में पहले ही बन चुकी थी, तो इसके फीचर्स काफी ज्यादा दमदार थे और किफायती रेट पर भी थे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि भारत के सारे लोगों ने इस पर विश्वास जताना फिर से शुरू कर दिया। इसके अगर कुछ मैं फीचर्स की बात करूं तो इसमें 7 पोर्ट 2 स्ट्रोक पैरेलल ट्विन इंजन थे, साथ ही इसमें 6 गियर में आती थी ये बाइक और 12 वोल्ट का इलेक्ट्रिक था। ये बाइक इतनी तेज दौड़ती थी कि 0 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार मात्र 4 सेकंड के भीतर भीतर पकड़ लेती थी। मैक्सिमम स्पीड जो इस बाइक का था वो था 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार। इस बाइक को लॉन्च करने का सीधा सीधी मोटिव यही था कि भारत में जो मौजूदा बाइक है इनके कॉम्पिटिटर बुलेट 350 और एसडी का 250 को कड़ी टक्कर देना और उनको हराना, जहां पे काफी अच्छे सक्सेसफुल भी हुए। क्योंकि उन बाइक्स के मुकाबले में राजदूत का जो परफॉर्मेंस था वो काफी हाई था, टॉप स्पीड की बाइक थी, साथ ही काफी हल्की भी थी उनके मुकाबले में।
तो लोगों को लगा कि ये सस्ती भी है, हल्की भी है, टॉप स्पीड भी है, हाई परफॉर्मेंस भी है, साथ ही साथ हल्की होने के कारण इसका माइलेज भी काफी जबरदस्त था। उस समय की कोई भी बाइक इतनी माइलेज दे ही नहीं रही थी। इस RD 350 की लोकप्रियता तब और ज्यादा बढ़ने लग गई जब हमारी मौजूदा गवर्नमेंट ने अपनी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के सारे एम्प्लॉयज को इसी बाइक को दिया। उनका कहना था कि ये बाइक काफी माइलेज अच्छा देती है, साथ साथ एफोर्डेबल भी है, और कच्ची सड़कों पे काफी अच्छी चलती भी है। क्योंकि उस समय पे जो मौजूदा बाइक थी जो सिर्फ पक्की सड़कों पे चलने के लिए बनी थी, लेकिन ये जो RD 350 बाइक थी वो भी गांव के कस्बे में या फिर पगडंडियों में सर्राटे मारते हुए निकल जाती थी। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारतीय क्रिकेट टीम के जो पूर्व कप्तान सर महेंद्र सिंह धोनी है, उनका भी पहला बाइक यही था जो कि इन्होंने आज तक संभाल के रखा हुआ है। इस बाइक की दमदार फीचर्स के कारण और बढ़ती लोकप्रियता के कारण राजदूत का मानो पुराना वाला दिन आ गया था। इसका दबदबा इतना ज्यादा मार्केट में बढ़ने लग गया कि मौजूदा बाइक्स बुलेट और EHD को ये काफी अच्छे से पछाड़ने में सफल हो गए। इसकी डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ने लग गई कि हर कोई सिर्फ इस बाइक को रखने की ख्वाहिश रखता था। मानो जैसे राजदूत के एकदम सुनहरे वाले दिन आ गए। गवर्नमेंट का कोई एम्प्लॉय हो, कोई एक्टर हो, कोई नौजवान हो, यहाँ तक कि दूध वाले जो भैया होते हैं वो भी अपने गाँव की सड़कों पे, अपनी कच्ची सड़कों पे भारी भारी ड्रम लेकर के इस बाइक से घर घर जाते हैं दूध देने के लिए। आज भी आपने देखा होगा कि वो राजदूत से ही घूमते हैं। क्यों? क्योंकि गांव की सड़कों पे जहाँ कई सारी बाइक जो मौजूदा बाइक थी वो अपना दम तोड़ देती थी, वहां ये बाइक काफी शान से चलती थी। हर किसी की जुबान में सिर्फ एक ही लाइन थी कि भैया बाइक हो तो राजदूत जैसी। पूरे एक दशक तक, साल 1980 से लेकर 1990 तक इस बाइक ने पूरे भारतीय बाजार में काफी अच्छा कब्जा बना लिया था और काफी राज भी किया। पर 1990 के बाद सब कुछ बदल गया। राजदूत की जो लोकप्रियता पहले थी वो बिल्कुल ही बंद हो गई। क्यों? क्योंकि राजदूत ने कभी भी खुद को खुद से बदलने की कोशिश ही नहीं करी। जिसके साथ इस कंपनी ने पार्टनरशिप किया था यामाहा के साथ, वही इसके उठने से लेकर गिरने का भी कारण बना। अब देखा जाए तो राजदूत का अस्तित्व 1983 के पहले पहले ही खत्म हो गया था अगर उस जापानीज मोटरसाइकिल कंपनी यामाहा ने इसके साथ पार्टनरशिप नहीं किया होता। और आज इसके गिरने का भी मुख्य कारण यही बना हुआ है। समझाता हूं कैसे। यामाहा की सक्सेसफुल पार्टनरशिप के बाद जो कि उन्होंने इंडियन मार्केट में सफलता सबसे पहले हासिल करी थी, वहां से इनको इनिशियली सक्सेस मिल गया राजदूत के थ्रू। उसके बाद इन्होंने अपना ही बाइक लॉन्च करना शुरू कर दिया। उन्होंने लाया RX 100, उधर से हीरो होंडा ने अपना लाया CD 100, इधर से फिर सुजुकी ने लेके आया अपना AX 100, जो कि उस समय मार्केट में नई पकड़ बनाना उन्होंने शुरू कर दिया। अब राजदूत समझो सिर्फ एक कठपुतली सा बन के रह गया था यामाहा के सामने। उस समय की जितनी भी ये सारी बाइक थी सारी स्टाइलिश टेक्नोलॉजी से भरपूर, साथ ही एफोर्डेबल के साथ साथ काफी हल्की भी थी, जहां पर उन्होंने मार्केट में पैर जमाना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ स्कॉट्स कंपनी ने राजदूत के अंदर इस पूरे 10 साल में, पूरे एक दशक में कोई बदलाव नहीं किया, कोई इनोवेशन लेकर नहीं आया। जिसके कारण क्या हो गया कि राजदूत 350 का जो प्रोडक्शन था वो सिर्फ एक फ्लैगशिप मॉडल के रूप में बना रह गया। इनकी सेल्स और डिमांड इतनी ज्यादा घट गई कि 1990 आते आते तक इन्होंने अपना प्रोडक्शन प्लांट बंद कर दिया। और आखिरी जो राजदूत बिकी थी वो बिकी थी साल 1991 में। लेकिन भैया भले ही आज ये कंपनी बंद हो चुकी है, लेकिन कई लोग आज मार्केट में ऐसे भी हैं जो कि इस बाइक को संभाल के रखे हुए हैं और कई तो इसको मॉडिफाई करके और शान से चला रहे हैं। और कईयों के पास, जिनके पास ये बाइक आज नहीं मौजूद है, वो इसको अपने दिलों और इमोशन में जगा के रखे हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि राजदूत की इस कंप्लीट फेलियर केस स्टडी से हम क्या मैनेजमेंट लेसन सीख सकते हैं जो कि अपने बिजनेस में उतार कर उसको सक्सेसफुल बना सकते हैं। सबसे पहला स्वॉट एनालिसिस। आपका बिजनेस कैसा भी हो, नया हो चाहे पुराना हो, आपको शुरुआती दिनों से ये स्वॉट एनालिसिस अपने बिजनेस के अंदर करना चाहिए। आपका बिजनेस का स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है और थ्रेट्स क्या क्या है। अगर राजदूत उसी समय अपने स्ट्रेंथ को पकड़ करके, वीकनेस पर अच्छा काम करके और आने वाले अपॉर्चुनिटीज को देख करके काम करती, तो आज जापानीज कंपनी से वो टक्कर ले पाते और मार्केट में एग्जिस्ट कर रहे होते। लेकिन यहाँ उन्होंने अपॉर्चुनिटीज को मिस करने के साथ साथ अपने प्रेजेंट थ्रेट्स और फ्यूचर थ्रेट्स पे भी काम करने में नाकामयाब रहे। और वहीं देख लो आज उनके जो कॉम्पिटिटर थे उस समय पे रॉयल एनफील्ड बुलेट, वो आज कहां से कहां पहुंच चुकी है। वैसे मैंने उस पर भी केस स्टडी बनाया हुआ है, आई बटन में लिंक है, जाके देख लेना कि कैसे उन्होंने अपना मार्केटिंग स्ट्रेटजी बदला, जिसके कारण से आज उनका अलग ही क्रेज बना हुआ है पूरे इंडियन मार्केट के अंदर। इनके फेल होने का दूसरा सबसे बड़ा कारण था लैक ऑफ चेंज। अब भाई ये इतना बड़ा मार्केट, यहाँ पे लोगों के नीड, डिजायर, टेस्ट, प्रेफरेंस, हैबिट्स काफी तेजी से बदलते हैं। अगर आप इस बदलती दुनिया के साथ नहीं बदलोगे तो पीछे छूट जाओगे और हार जाओगे, आपका एग्जिस्टेंस तक खत्म हो जाएगा। और यही हाल राजदूत का हो चुका है। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफी ज्यादा इंसाइटफुल लगी होगी। आपने डिटेल में सीखा होगा राजदूत की पूरी राइज एंड फॉल जर्नी के बारे में और इसकी जो गलती थी उसके बारे में। अगर इस वीडियो से जरा सा भी कुछ सीखा है आपने तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो, ताकि सबको राजदूत की स्टोरी पता चल सके और ये जो गलती जो ही राजदूत ने करी वो और कोई ना दोहरा सके। और अगर वीडियो पसंद आ गया तो उसको लाइक करके हमें मोटिवेशन देना। चैनल में पहली बार आए हो या कभी भी आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दो, ताकि इसी तरह की पावरफुल और इंसाइटफुल वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। नीचे कमेंट बॉक्स भी खाली है, उसमें अपना फीडबैक भी दो इस वीडियो से रिलेटेड, और आने वाली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए उसके बारे में भी बात करो। मिलते हैं अगली नेक्स्ट और पावरफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, संतुष्ट रहिए, तंदुरुस्त रहिए। गुड बाय, जय हिंद।